Hello, good morning to all 8th class student and welcome back to online classes of IPS school. My name is Ramesh Kumawat. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल की डेफिनेशन कि सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। आज की वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल को कैसे डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, यहाँ पर देख सकते हैं रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में एक खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप लिया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, और उसके नीचे कॉर्क की पतली स्लाइस काटी और उस पतली स्लाइस को जब ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन में उसने देखा कि एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होती है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर उसने ऑब्जर्व किया था। इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चैम्बर्स बने हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को इसने नाम दिया था सेल। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। किसमें की गई? कॉर्क में की गई। कॉर्क एक प्लांट की बार्क होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेरकस प्लांट, यहाँ पर बोल सकते हैं सिंकोना प्लांट की बार्क होती है, जो कि कैसी होती है? डेड होती है। आपको ध्यान होना चाहिए रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो कैसी थी? डेड सेल थी। इसके बाद में 1674 में अदर साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने पहले अपना एक खुद का एडवांस माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और उस डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। और लिविंग सेल को ऑब्जर्व किसमें किया? इन्होंने किया बैक्टीरिया में, स्पर्म में, जो कि मेल गेमेट होता है, प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है जो या तो एक्वाटिक होती है या फिर पैरासाइट नेचर की होती है, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर के लीव करती है। तो ध्यान कर लेना, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, और सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। स्टूडेंट आगे चलते हैं हम। ये एक सेल का लीफ का सेक्शन है जिसमें आपको ये बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सभी सेल है। तो लीफ को अगर हम ऑब्जर्व करें पतली सेक्शन काट करके तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये सभी सेल हैं, यानी कि लीफ भी सेल से मिलकर के बनी होती है। बहुत सारी लीफ जो होती है वो बहुत सारी सेल्स होती है, सॉरी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल थ्योरी। स्टूडेंट्स हम सोच सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है और वो बड़ा होने लग जाता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है सेल डिवीजन, यानी कि ग्रोथ और नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। तो इसी पॉइंट को हम देखते हैं सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, जिनमें पहले साइंटिस्ट का नाम था एम स्लाइडेन मीन्स मैथियस स्लाइडेन, और दूसरा है टी श्वान, थियोडोर श्वान। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। मैथियस स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट था जो कि प्लांट्स के ऊपर अपनी स्टडी की, और स्वान ने एनिमल के ऊपर अपनी स्टडी की, और दोनों एक ही डिसीजन पर पहुंचे। और वो डिसीजन ये है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बनती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। स्टूडेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्राइमरी स्टेज पर यूनिसेलुलर होती है। हम भी कभी सिंगल सेल थे और उसी सेल में कंटिन्यू सेल डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए और उसी से हमारी ग्रोथ हुई। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वायरस। वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। स्टूडेंट वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बॉर्डर लाइन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वायरस अगर फ्री है या वो किसी नॉन लिविंग सरफेस पर है तो वो नॉन लिविंग ही रहता है, लेकिन अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उस सेल में ट्रांसफर करके लिविंग हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर डाला है वायरस आर एक्सेप्शन। वायरस सेल थ्योरी का अपवाद है, सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। इसके बाद में पॉइंट आता है सेल शेप। स्टूडेंट डिफरेंट सेल फंक्शन के बेसिस पर अपना शेप चेंज कर लेती है। वो
किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होती है। जरूरी नहीं है सभी सेल अपना शेप चेंज करें। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है जैसे पैरामीशियम एक स्लीपर शेप एनिमल होता है, वो कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करता है। लेकिन हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारी बॉडी की सेल्स किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अपना शेप साइज चेंज कर लेती है। तो स्टूडेंट्स इसमें यही है कि सेल शो वाइड वेरिएशन इन देयर शेप, अपनी शेप के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस इंडिकेट करती है। द शेप ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द फंक्शन। ध्यान कर लेना, सेल जब अपना शेप चेंज करती है तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही वो ऐसा करती है। द शेप में भी फिक्स्ड और वेरिएबल, ये फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल शेप का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आता है अमीबा। अमीबा में सूडोपोडिया बनते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स होती है जिनको हम WBC बोलते हैं। वो WBC जर्म्स को एंगल्फ करने के लिए सूडोपोडिया के थ्रू अपना शेप चेंज कर लेती है। तो ध्यान कर लेना, अमीबा और WBC ये दो सेल्स ऐसी होती हैं जो अपना शेप चेंज कर लेती है, या हम बोल सकते हैं कि इनका शेप इरेगुलर होता है। इसके अलावा इनका डिफरेंट शेप दे रखा है, जैसे स्पैंडल शेप में स्मूथ मसल सेल्स ये स्पैंडल शेप में होती है। एलोंगेटेड एंड ब्रॉन्ज्ड ये नर्व सेल होती है जो हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। लीवर की सेल्स होती है वो पॉलीगोनल होती है। इसके अलावा एग सेल या स्फेरिकल होती है जिसको ओवम बोलते हैं। नॉब्ड थ्रेड नॉब यानी कि घुंडीदार एक धागे नुमा ये स्पर्म सेल होती है। मेसोफिल ये लीव्स की सेल्स होती है राउंड या ओवल शेप में। आरबीसी राउंडेड बाइकॉन्केव, तो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। स्टूडेंट्स इसमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ये सभी सेल के डायग्राम है। आप देख सकते हैं एक नर्व सेल का डायग्राम है, ये लंबी भी है लेकिन यहाँ से ब्रांच्ड है। ये मसल सेल है जो कि कैसी है, स्पिंडल शेप में है। एपिथेलियम डिफरेंट टाइप की होती है, क्यूबोइडल भी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम भी होती है। ये हमारी चिक की सेल्स होती है, फ्लैटेड होती है, ये चपटी सेल्स होती है। इनका आप अपने नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके यहाँ इनका शेप लिखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है सबका शेप यहाँ पर हमने, तो शेप केवल आपको इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है, सेल शेप में आपको केवल डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना करके इसके नीचे आपको उसका शेप लिखना है केवल। स्टूडेंट ये भी डिफरेंट टाइप की सेल है, जैसे रेड ब्लड सेल्स है तो ये राउंड एंड बाइकॉन्केव होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स ये WBC है। WBC का अभी भी हमने डिस्कस किया था कि ये कैसी होती है, इरेगुलर शेप में होती है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आगे हम चलते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। स्टूडेंट सेल की जो सेल है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। तो इसके मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं 3। पहले आप इसका डायग्राम देख सकते हैं यहाँ से, कि हमारे पास में एक प्लांट सेल है। ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में कौन कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक रेड कलर में इंडिकेट हो रखा है। यहाँ से यह है इसका सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने ग्रीन जो है वो इंडिकेट की है लाइन। ये इसका आउटर कवरिंग होती है, ये सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पूरा का पूरा जो है वो फ्लूइड भरा हुआ रहता है। यहाँ पर सब जगह भरा हुआ है ये फ्लूइड इसके अंदर, या इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ऊपर का कवरिंग हो गया सेल मेम्ब्रेन, नीचे एक फ्लूइड भरा रहता है। सेल मेम्ब्रेन के नीचे वो होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। यह है आपके न्यूक्लियस जो कि ब्लैक लाइन में एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बना रखी है, यह है इसका न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट 3 मेन कंपोनेंट होते हैं और 3 मेन कंपोनेंट को हम अलग अलग स्टडी करेंगे सबके बारे में। तो सबसे पहला हम देखते हैं ये प्लांट सेल है इसमें। इसी तरह से हम एनिमल सेल के बारे में भी देख सकते हैं, ये एनिमल सेल है। यहाँ ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है। इसके अलावा ये एक यहाँ पर हमने डोटेड स्ट्रक्चर बना रखी है। डोटेड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पर दे रखा हमने साइटोप्लाज्म, जो कि 2 पार्ट से मिलकर के। साइटोप्लाज्म में 2 चीजें होती है, एक तो फ्लूइड पार्ट होता है, इसका लिक्विड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और दूसरे होते हैं इसमें लिविंग स्ट्रक्चर है, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये यहाँ पर ब्लैक कलर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने दिखा रखा है। ये पूरा का पूरा एक सेल ऑर्गेनेल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल ऑर्गेनल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में है। इसके अलावा ये गोल्गी बॉडी है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सभी सेल ऑर्गेनल हैं। तो सेल ऑर्गेनल किसका पार्ट है? साइटोप्लाज्म का पार्ट है। और तीसरा पार्ट हो जाएगा आपके ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं बीच के अंदर, ये एनिमल सेल में लगभग बीच के अंदर प्रेजेंट रहता है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि ब्लैक कलर में कवर्ड की हुई स्ट्रक्चर है, यह है आपके न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट आपको सेल कंपोनेंट के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेल के मेन 3 कंपोनेंट हैं, देखें आप 3 बेसिक कंपोनेंट है। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की कवरिंग या आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि सेल को कवर्ड करके रखती है। तो ये सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन बनती है लिपोप्रोटीन। ध्यान करना स्टूडेंट, यहाँ पर 2 वर्ड है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन को अगर हम अलग अलग करें तो ये बनता है लिपिड। लिपिड फैट होता है, लिपिड होता है इसमें 60%, और दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन होता है इसमें 40%। तो दोनों को, लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों को मिलाकर के बना है लिपोप्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके आगे अगर हम चले, इसके फंक्शन के बारे में अगर हम देखें तो फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? तो सबसे पहला फंक्शन है गिव ए डेफिनेट शेप टू द सेल। एक सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। आप सेल के डायग्राम में फिर से देख सकते हैं, सेल के अंदर ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन हो गई तो ये इसके इंटरनल कंपोनेंट है। न्यूक्लियस इसका इंटरनल कंपोनेंट है, ये सेल ऑर्गेनल सारे इसके इंटरनल कंपोनेंट है। तो इनको क्या करती है? ये प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ध्यान करना स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इट रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कि ये सेल के अंदर, स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं सभी सेल को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी सेल के अंदर कैसे पहुंचते हैं? तो सेल अपने सराउंडिंग एरिया से सब्सटेंस लेती है, तो लेने में हेल्प जो करती है वो करती है ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पहले सब्सटेंस को सिलेक्ट करती है और सेल में एंटर होने देती है। इसके बाद में यदि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है तो वेस्ट मटेरियल बने, वेस्ट मटेरियल को सिलेक्ट करती है और सेल से रिमूव करती है। इसलिए हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन डाला है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल के अंदर एंटर होने वाले सब्सटेंस को सिलेक्ट करती है और सेल से रिमूव होने वाले सब्सटेंस को सिलेक्ट करती है और बाद में उसको रिमूव करती है। तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमने दोनों सेल का डायग्राम आपको दिखा दिया है। ये ऊपर प्लांट सेल का है और नीचे ये एनिमल सेल का है। इनमें डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट यहाँ पर एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में इस ब्लैक लाइन के नीचे ये रेड कलर की लाइन है। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल हमें मिलती है केवल प्लांट में, इसके अलावा फंजाई में, इसके अलावा बैक्टीरिया में। बस ये 3 ही ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल मिलती है, बाकी किसी में नहीं होती है। केवल आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जैसे कि हमने देखा अभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से डायग्राम को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है इसमें, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है और इसी फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के 2 कंटेंट्स है स्टूडेंट, पहला है मैट्रिक्स और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल। ये मैट्रिक्स ये इसका नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, और जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये सभी सेल ऑर्गेनेल है जो कि मैंने एक कलर से जो है वो सर्किल शेप पे आपको इंडिकेट करवा रखा है। ये सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है और
हर स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इन सभी स्ट्रक्चर्स की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइटोस का मतलब होता है होलो खोखला और प्लाज्मा का मतलब लिक्विड, यानी कि खोखले पार्ट में लिक्विड भरा हुआ हो तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली-लाइक फ्लूइड दैट फिल्स स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, ये हमने बता दिया आपको डायग्राम में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दोनों के बीच में मिलने वाला एक फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन मैनी डिसॉल्व सब्सटेंसेस, में बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रोटीन, लिपिड्स, कुछ सैकेराइड्स वगैरह जो है इस तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। मैनी केमिकल रिएक्शंस सच ए ब्रेकडाउन ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन इट, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर फूड ब्रेकडाउन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा जैसे प्लांट्स में हम अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये क्लोरोप्लास्ट हम आपको प्लांट सेल में दिखा सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में होता है। ये रेड कलर का जो डायग्राम दिखा रखा है हमने, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। स्टूडेंट आप सोच सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है? ये क्लोरोप्लास्ट अभी हमने डेफिनेशन देखी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में मिलने वाला फ्लूइड पार्ट है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट है, तो हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स के अंदर फूड फॉर्मेशन का काम करता है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड है। इसलिए हमने यहाँ पर आपको लाइन दी है कि रिएक्शन ब्रेकडाउन ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन इट। साइटोप्लाज्म में फूड ब्रेकडाउन भी होता है और फूड बनता भी है, तो इस तरह की रिएक्शंस होती है। इट इज एट वेरियस सेल ऑर्गेनेल विच परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शन। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके बारे में हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि लिविंग स्ट्रक्चर उनको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो स्टूडेंट इन्हीं सेल ऑर्गेनेल, ये सेल ऑर्गेनेल कौन-कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में मिलता है। तो इन सबकी या सभी सेल ऑर्गेनेल की स्टडी हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।